हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सक्सेस माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम भारत में जनगणना से जो क्वेश्चन आ चुके हैं 2019, 22, 21 में, ठीक है, जो कि एसएससी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो डिस्कस करेंगे। और ये जो जनगणना से क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL 2019 में, ठीक है। तो राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, वो है आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में सबसे कम है, जिसकी आबादी लगभग 6 लाख है। और सबसे ज़्यादा की बात कर लें तो ये है यूपी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंड हियर इट इज़। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा। देखिए, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य आपका बिहार है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी आपका बिहार ही है, ठीक है। और फिर देखते हैं हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व प्रदेश है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है सबसे कम जनसंख्या, यहाँ पे देखिए 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और जो है कि आपका सामने है। देखिए, जनगणना की कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है 2 अंकों का, ठीक है। कितने अंकों का कोड किया जाता है राज्य कोड दिखाने के लिए, तो 2 अंकों का, ठीक है। भारत के भीतर 2 अंकों के राज्य कोड का इस्तेमाल किया जाता है, इतना बस याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतरिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो कितना है। देखिए, कुल जनसंख्या मतलब कुल जो देश की बाल जनसंख्या, उसमें हमें ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंटेज बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो है 74.05%, 74.05% याद रखेंगे आप। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसकी अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो देखते हैं, जनगणना 2011 को 31 मार्च 2011 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के RGI द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। और 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वो 181 मिलियन वृद्धि हो चुकी थी, देखिए, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं 2001 से 2011 की साक्षरता वृद्धि दर, तो 38.82% थी, ठीक है। और ये जो वर्तमान में 2011 की जनगणना है, इसमें जो साक्षरता दर थी 74.4% रही थी, ठीक है, जो कि लास्ट 2001 से 9.21% अधिक रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है। 90% से अधिक के कौन से राज्य हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो दिया हुआ उसमें है आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम में क्या है, 90% से अबव है साक्षरता दर, ठीक है। अब हम बाकी और देख लेते हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो है आपकी केरल में, जो कि 94% है। और अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 91, मिज़ोरम भी आपका 91 है, ठीक है। तो 3 जो ऐसे राज्य हैं जिसकी 90+ है साक्षरता दर। फर्स्ट पे कौन सा है, केरल, देन लक्षद्वीप, देन मिज़ोरम, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर थी वो कितनी थी। राष्ट्रीय मृत्यु दर किनकी, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की। तो ये पूछा, तो ये थी आपकी 55, ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, ये 15वीं जनगणना थी, ठीक है। और 2 चरणों में की गई थी ये, जैसे कि मकान की सूचीकरण किया गया था, दूसरा आपका जनसंख्या की गणना की गई थी, और बायोमेट्रिक भी एकत्रित किए गए थे, ठीक है। और इसमें पूछा गया था 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर थी वो 55 थी, ठीक है। 16 भाषाओं में आंकड़े एकत्रित किए गए थे, ये सारी डिटेल है। नेक्स्ट देखें हम, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बताइए। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पे पाए जाते हैं, बताइए। और अगर हम देश की बात करते हैं तो ये है आपका कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम आगे देखते हैं तो विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाले देशों में भारत का जो रैंक है वो है आपका 31, ठीक है, 31। नेक्स्ट देख लेते हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको पता है, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे घनी आबादी है जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पे आपका केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक वैसे तो है बिहार, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो जो आपका हो जाएगा झारखंड जो है सबसे कम पूछा है, ठीक है, प्रति किलोमीटर सबसे अधिक पूछा है तो ये झारखंड है। अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व 2011 रिकॉर्ड बताते हैं कि 11 में 324 से बढ़कर कितना हो गया, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया भारत का जनघनत्व, है ना। और पश्चिम बंगाल में 1028 है और केरल में 860 है, और अभी हमने बिहार का देखा था, ठीक है, बिहार का कितना था 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्या है, रिवीजन होता जाएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंग अनुपात जो है सबसे कम पूछा है। तो देखिए महिला लिंग अनुपात कहाँ, जहाँ से ज़्यादा स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट निकलते हैं, इट मीन्स हरियाणा, ठीक है, हरियाणा दिसेर। तो वर्तमान में सबसे कम जो लिंग अनुपात है मतलब सबसे ज़्यादा भेदभाव लड़का लड़की में कहाँ पे होता है, हरियाणा में। इसलिए वहाँ का जो हरियाणा ना आजकल बहुत विकास कर रहा है, पूरा स्पोर्ट्स क्लब वहीं पे है, ठीक है, वहाँ के लोग अच्छे मस्त रहते हैं। तो लिंग अनुपात, ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए पूछा गया है डेफिनेशन के फॉर्म में कि दिए गए वर्षावधि में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की जो संख्या है उसे क्या बोला जाता है। तो ये है आपका नवजात मृत्यु दर। देखिए 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले ही महीने में अगर मौत हो जाती तो उसको बोलते हैं हम नवजात मृत्यु दर, ठीक है, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये स्टडी क्वेश्चन है और ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस भारतीय राज्य में निसी जनजाति का संबंध है। निसी जनजाति बहुत फेमस रही है अभी, बहुत उसमें भी थी, ठीक है, ट्रेंडिंग चल रही थी निसी जनजाति, तो ये था अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। निसी जनजाति कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश से है। इसे बागनी और डफला के नाम से भी जाना जाता है, निसी डफला ये सारी चीज़ें जनजाति कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए यहाँ से जनजाति वगैरह स्टार्ट हो चुका है। तो ब्योपा किससे संबद्ध जनजातियों का एक पारंपरिक शीर्षासन है, क्या, ब्योपा। ब्योपा कौन सी जनजाति से और कौन से राज्य से ऐसा पूछा गया, ठीक है। तो ब्योपा जो है अरुणाचल प्रदेश की एक पारंपरिक टोपी है, ठीक है, जनजातियों की, जिसको बोलते हैं ब्योपा। ब्योपा क्या टोपी है, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति के द्वारा पहनी जाती है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष को भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2021 जो है महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ राजधानियाँ और उनकी मुद्रा वगैरह आ गई हैं, ठीक है, कर लेते हैं। चलिए देश राजधानी मुद्रा की सूची है। तो देखिए जापान की जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, तो जापान की मुद्रा येन कहलाती है। यूनान चीन की मुद्रा को कहते हैं, ठीक है, जापान की मुद्रा एन। नेक्स्ट है आपका, स्टेडियम से पूछा गया तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई, बताइए, स्थापना पूछ लिया डायरेक्ट यार। तो 1864 में जो है ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता की स्थापना हुई है 1864 में। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। ग्रीन पार्क तो ये आपका कानपुर में है, सबको पता है। फिर देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है जवाहरलाल बंदरगाह है, जिससे JLN पोर्ट या पहले इसको क्या बोला जाता था, नहावा सेवा पोर्ट भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है। तो देखिए इसमें क्या क्या होंगे वो आप देख लेंगे, ठीक है।
अब कुछ मुख्यालय हैं, जैसे कि सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है आपका काठमांडू में, और जो स्थापित किया गया था इसको तो वो हुआ था ढाका में। ढाका कहाँ पे आपका, बांग्लादेश में, ठीक है। और काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है जो कि है नेपाल में। और सार्क का सचिवालय स्थापित कब किया गया ये पूछा गया, तो 1985 में से स्थापित किया गया था, ठीक है। सार्क में कौन कौन से देश हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपका यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट HDR निम्न में से किन 3 संकेतों को मिलकर मापती है, बताइए। यूएनडीपी में मतलब मानव विकास जो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ली जाती हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापा जाता है, इनको ध्यान में रखा जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे आप, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हुई थी 46 में, ठीक है, 1946 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, यूनिसेफ का, ठीक है। ये अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो न्यूयॉर्क, यूनी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका हेडक्वार्टर भी यू से स्टार्ट ही होगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क 46 में स्थापना हुई। और 1949 में नाटो की स्थापना हुई है जो कि ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग के पहले जो मुख्य वैज्ञानिक हैं वो कौन रहे हैं ये पूछा है। तो WHO ने सौम्या स्वामीनाथन को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख वैज्ञानिक नियुक्त किया है, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट, UNEP द्वारा, WMO और UNEP द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया है। देखिए WMO और UNEP ने 1988 में एक संगठन बनाया था जिसको बोलते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट से रिलेटेड है ये, ठीक है, ये याद करेंगे, ये रखेंगे आप। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संगठन जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। यार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंसीट, कार्नेल विश्वविद्यालय और ये, ठीक है, जो लंबा सा होगा वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 2020 तक कौन रहा है ये पूछा गया है। स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, देखिए चीन तो है नहीं अभी, हाँ चीन है, देखिए चीन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का आरोप है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका न्यूयॉर्क में अभी किसका मुख्यालय था, एक और पढ़ा था हमने, यूनिसेफ का, ठीक है। और यूनिसेफ की स्थापना 46 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसके जो स्थायी सदस्य देखिए चीन को भारत ने फिलहाल जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका, ये 5 जो सदस्य हैं स्थायी सदस्य हैं और वर्तमान में कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्वाड मतलब 4 देशों का समूह, ठीक है। तो क्वाड का हिस्सा क्या नहीं है इनमें, देखिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जो है क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन जो कनाडा है वो नहीं है, ठीक है। और क्वाड का जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं और क्वेश्चंस क्या देखने हैं हमको। संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा नहीं है कौन सी, देखिए नहीं है पूछा तो जापानी जो है नहीं है, बाकी चीनी, अंग्रेजी और अरबी, फ्रेंच, रूसी। सबसे पहले देख लेते हैं कि रूसी, अरबी, चीनी, फ्रांस, इंग्लिश, स्पेनिश ये हैं, ठीक है। फिर NPCI का जो पूर्ण रूप क्या है, जो सभी रेल भुगतानों में एक संगठन के रूप में कार्य करता है। NPCI का फुल फॉर्म पूछा है यार, NPCI का फुल फॉर्म, सॉरी, तो NPCI का फुल फॉर्म जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, ठीक है। और क्या पूछा गया है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 95 में, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, 95 में। अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, व्यापार से संबंधित है। 164 इसके वर्तमान में देश हैं सदस्य। और फिर देख लेते हैं और क्या है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यार, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लें, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए पानी और स्वच्छता
आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कितने हैं टोटल, उनसे क्वेश्चन आ गए हैं 17, ठीक है, 2015 में। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता एवं सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है, कौन से लक्ष्य में दिया गया है, तो ये दिया गया है, देखिए इसमें क्या है, पानी और स्वच्छता जो है आपका SDG 6 में, ठीक है, SDG 6 में रखा गया पानी और स्वच्छता को। अब इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात कर रहे हैं तो देखें, सतत विकास लक्ष्यों का जन्म 2012 में रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे है, ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे सतत विकास लक्ष्य के बारे में वार्ता हुई, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा गरीबी को समाप्त करने, असमानता को समाप्त करने और 2030 तक शांतिपूर्ण समृद्ध समाज बनाने के लिए अपनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए इसमें कुछ कुछ चुनौतियाँ थीं, जैसे कि अच्छा काम सुनिश्चित करना SDG 8 में रखा गया, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु कार्यवाही, तो ये रखा गया था आपका SDG 13 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेंगे डिटेल में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, WHO के अनुसार निम्न में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बनने वाले कीटाणु शोधन उत्पादों का उदाहरण नहीं है, तो टाइटेनियम नहीं है, ठीक है। बाकी ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चंस आ चुके हैं ये। अब इसका एक और अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा जीवन के लिए जल है, उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया वो कौन सा है, तो 2005 से 15 जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक है जल के लिए, ठीक है, 5 से 15। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, बाय बाय।